प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में कहा कि परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और युवाओं की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट को निजी हाथों में नहीं जाने देंगे। देश में अब तक 192 करोड़ 82 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। और राजनांदगांव जिले से लगे गढ़चिरौली में पुलिस के समक्ष 2 इनामी माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए कहा कि परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां भारत की केवल एक सियासी समस्या नहीं है। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवाओं की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। पार्टियां भारत की केवल एक सियासी समस्या नहीं है। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। देश ने देखा है, तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि एक परिवार को समर्पित पार्टियां जब सत्ता में आती है तो कैसे उस परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार उसका सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि परिवारवादी पार्टियां किस तरह सिर्फ अपना विकास करती है, अपने परिवार के सदस्यों की तिजोरियां भरती है। इस परिवारवादी पार्टियों को गरीब के दर्द की, गरीब की तकलीफ की न उनको कोई चिंता होती है, न कोई परवाह होती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा ने पिछले 8 सालों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश की निरंतर सेवा की है। 8 सालों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश की निरंतर सेवा की है। गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, हमारी माताएं बहनें, हमारे अंत्योदय के सारे साथी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये हमारी आस्था है। देश के गरीब, मजदूर और किसान के सम्मान से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 21वीं सदी का नया भारत, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सपनों को लेकर आगे आज पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नगरनार स्टील प्लांट को निजी हाथों में नहीं जाने देंगे और इसे किसी भी सूरत में बिकने नहीं देंगे, चाहे इसे केंद्र सरकार चलाए या छत्तीसगढ़ सरकार चलाए। बस्तर के नानगुर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि नगरनार प्लांट प्रबंधन को स्थानीय युवाओं को नौकरी देनी होगी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने नगरनार में कॉलेज खोलने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज भी प्लांट प्रबंधन को ही खोलना होगा।
मुख्यमंत्री ने नानगुर में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नानगुर उप तहसील को पूर्ण तहसील बनाने, महाविद्यालय खोलने, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, पुलिस थाना और सहकारी बैंक की शाखा प्रारंभ करने की घोषणा भी की। इसके साथ ही 108 एम्बुलेंस की सुविधा भी नानगुर को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने शहीद गुंडाधुर की जन्मभूमि नेतानार में हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन करने की भी बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि जन सुविधाओं के विस्तार के लिए नेशनल हाईवे से लालबाग तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में इलेक्ट्रॉन बीम फैसिलिटी सेंटर के निदेशक डॉक्टर अर्चना शर्मा ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में मुलाकात की। इस अवसर पर डॉक्टर शर्मा ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा निर्मित इलेक्ट्रॉन बीम एक्सीलेटर संयंत्र की राज्य में स्थापना करने और उसके सोसाइटेबल एप्लीकेशन को लेकर राज्यपाल से चर्चा की। उन्होंने बताया कि संयंत्र की स्थापना से छत्तीसगढ़ में विभिन्न खाद्य पदार्थों को विकिरण द्वारा आसानी से उपचारित किया जा सकेगा। राज्यपाल ने संयंत्र की स्थापना के संबंध में कहा कि ये छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अच्छी परियोजना है। इससे यहाँ की खाद्य फसलों का संरक्षण बेहतर तरीके से किया जा सकेगा, साथ ही राज्य के वनवासियों और स्थानीय किसानों को भी लाभ होगा। उल्लेखनीय है कि संयंत्र के स्थापित हो जाने से विकिरण से उपचारित कर उत्कृष्ट किस्मों के बीज तैयार किए जा सकेंगे। इसके अलावा खाद्य पदार्थों, सब्जी, फलों, अनाजों और फसलों के औषधीय गुणों का विकिरण द्वारा उपचार कर उनका संरक्षण तथा उनकी आयु को बढ़ाया जा सकेगा। इस संबंध में राज्य के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से MOU भी हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 का अनुपालन न करने के मामले में 2000 से अधिक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार का पदभार ग्रहण करने के बाद ये दूसरा बड़ा निर्णय है। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29C के अनुसार पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को दान प्राप्त करने के संबंध में रिपोर्ट देनी होती है। इन पार्टियों को मिले दान पर आयकर में 100% छूट दी जाती है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 192 करोड़ 82 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 13,13,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। वहीं देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.75% है। इधर छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान 7 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वर्तमान में राज्य की पॉजिटिविटी दर 0.21% है। वर्तमान में प्रदेश में 55 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान भी जारी है। प्रदेश में अब तक 4,06,51,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 2,18,50,000 से अधिक लोगों को पहली खुराक और 1,82,77,000 से अधिक लोगों को टीके की दोनों खुराकें दी गई हैं। इसके अलावा 5,24,000 से अधिक बूस्टर डोज भी लगाए गए हैं। राजनांदगांव जिले से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस के समक्ष 12 लाख रुपए के 2 इनामी माओवादियों ने केंद्र और राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण कर दिया। गढ़चिरौली पुलिस को 1 माह के भीतर ये दूसरी बड़ी सफलता मिली है। हाल ही में 2 अन्य माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में एक महिला माओवादी भी शामिल है। गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल ने बताया कि आत्मसमर्पित दोनों माओवादी गढ़चिरौली जिले के ही रहने वाले हैं। इन माओवादियों पर कई हिंसक वारदातों में शामिल होने का आरोप है। राम सिंह आतराम और माधुरी मट्टा में ये 2 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। ये दोनों ही गढ़चिरौली के रहने वाले हैं। एक भामरागढ़ टेक्निकल दलम में ACM है और माधुरी जो है वो पिरमिली दलम में ACM के पद पे कार्यरत थी। दोनों के ऊपर कई गुने दाखिल हैं। खून के गुने हैं, पुलिस के साथ मुठभेड़ के गुने हैं, जारपोड़ के गुने हैं और इन दोनों ने कई सालों तक नक्सल की विचारधारा पर चलने के बाद ये एहसास किया कि ये खूनी विचारधारा है जिससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और जो हमारे अपने आदिवासी भाइयों का इसमें नुकसान हो रहा है उन्हीं को हम मार रहे हैं। ये एहसास होने के बाद इन दोनों ने शासन की जो पुनर्वसन योजना है, जो नवजीवन योजना है, उससे प्रभावित होकर गढ़चिरौली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस अधीक्षक ने दोनों माओवादियों को समाज की मुख्यधारा में जुड़ने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। विश्व संग्रहालय दिवस के उपलक्ष्य में भिलाई में इन दिनों लोक वाद्य कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।
30 मई तक चलने वाली इस कार्यशाला में प्रतिभागियों को छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों खुरमी, कुहकी, तमुरा और सुरई के अलावा मिट्टी, लकड़ी, लोहे तथा बेल मेटल आदि से बनने वाले विलुप्तप्राय लोक वाद्य यंत्रों के निर्माण के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। बस्तर के लोक कलाकार इन प्रतिभागियों को वाद्य यंत्र बनाने तथा उसके इस्तेमाल आदि के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। इसके साथ ही लोक नृत्य, कर्मा, ददरिया आदि का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला के संयोजक तथा वाद्य संग्राहक रिखी छत्री ने बताया कि युवा पीढ़ी में लोक वाद्य यंत्रों के प्रति रुचि जागृत करने और इसके संरक्षण के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। विगत 40 वर्षों से संग्रह करते हुए आ रहा हूँ। आज के तारीख में 175 प्रकार के मेरे पास वाद्य यंत्र है। जब संग्रहालय दिवस है, एक उत्सव हर कोई चाहता है कि खुद है तो कुछ उत्सव मनाता है, तो संग्रहालय दिवस के उपलक्ष्य में मैं एक वर्कशॉप करता हूँ, कार्यशाला शिविर लगाता हूँ 10 दिन का। और ये पूरा से बस्तर से, सरगुजा से ऐसे जो एक्सपर्ट कारीगर हैं जो बिल्कुल वहीं पर लुप्त हो रहे हैं, उन लोग भी जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो उनको मैं बुलाता हूँ। कम से कम कुछ रोजी रोटी मिल जाए और आपका जो हुनर है वो शहरों में या इधर उधर जो सीखने के चाहते हैं उनके माध्यम से इन लोग को मिल जाए। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रतिभागियों ने बताया कि ये विधा उनके लिए बेहद उपयोगी है और वे इसे सीख रहे हैं। आगे जाके बहुत हेल्पफुल होगा मेरे लिए। और यहाँ पर बेल मेटल और तुरई और ये सब बनाया जाता है, तो उसका प्रोसेस मैं सीखना चाह रही हूँ। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो लगा हुआ है, इस पे हम सब कलाकार विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य सीख रहे हैं। अभी फ़िलहाल बैगानी कर्मा, घोड़ी कर्मा और ददरिया, ये सब हमको सिखाया जा रहा है हमारे विलास राउत जी के द्वारा। उल्लेखनीय है कि विश्व संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। इसका मूल उद्देश्य जन सामान्य में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता और उनके कार्यकलापों के बारे में जन जागृति फैलाना है। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी चंपक रामन पिल्ले के बारे में। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी चंपक रामन पिल्लई को स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 26 मई 1934 को हुआ था। पिल्लई भारत में साम्राज्यवादी ब्रिटिश शक्ति पर हमले के लिए विदेश में भारतीय सेना को संगठित करने में रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस के पूर्ववर्ती थे। पिल्लई को जय हिंद का नारा देने का श्रेय दिया जाता है। चंपक रामन पिल्लई का जन्म 15 सितंबर 1891 को केरल के कोच्चि में हुआ था। विद्यार्थी जीवन के दौरान भी पिल्लई राष्ट्रवाद की शिक्षा देने वाली किताबों और पत्रिकाओं के प्रति अत्यधिक आकर्षित थे। वो स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी सभी राजनेताओं के भाषण सुनते थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का व्यक्तित्व और केसरी में उनके लेखन ने पिल्लई को देशभक्त और क्रांतिकारी बना दिया। जब तिलक को गिरफ्तार किया गया और निर्वासन की सजा दी गई तो चंपक रामन को गहरा धक्का लगा। उन्होंने सारा जीवन स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए समर्पित करने का प्रण लिया। चंपक रामन एक अंग्रेज के संपर्क में आए जो जर्मनी के लिए जासूसी कर रहा था। बाद में उस जासूस की सहायता से पिल्लई भारत से विदेश चले गए। उस समय पिल्लई की उम्र मात्र 17 वर्ष थी। चंपक रामन सबसे पहले कोलंबो गए और वहाँ से स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में पिल्लई ने शिक्षा पूरी की और इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि ली। जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो पिल्लई ने जर्मन दूतावास की मदद से 1914 में इंटरनेशनल प्रो इंडिया कमेटी बनाई। उसका मुख्यालय ज्यूरिख में था और चंपक रामन ने स्वयं ही उसके अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। अक्टूबर 1914 में पिल्लई बर्लिन चले गए और वहाँ इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी शुरू की। लाला हरदयाल, तारक नाथ दास, बरकतुल्ला, चंद्रकांत चक्रवर्ती, भूपेंद्र नाथ दत्त, प्रभाकर, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, बीरेंद्र सरकार और हेराम बलाल गुप्ता सहित विदेश में रह रहे अनेक क्रांतिकारी कार्यक्रम तैयार करने के लिए पिल्लई के साथ जुड़ गए।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।